ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसी कुंडली से आपका परिचय कराने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे किन किन स्थितियों के निर्माण होने से कुंडली में गुप्त रोगों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। ये कार्यक्रम सच में बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। कार्यक्रम के मध्य में जहां कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा, वही तीसरे चरण में आकर के मैं आपको गीता जी के श्लोक से आपका परिचय कराऊंगा और अंतिम में जहां मेरे कार्यक्रम के जो नियमित दर्शक हैं उनमें से एक हैं, तारकेश्वर नाम है, ये उड़ीसा के हैं, इनके सवालों का उत्तर। तो बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यूं झट से इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। मार्गशीर्ष माह में इनका जन्म हुआ है। इस आधार पर व्यक्ति जो होता है वो क्रोधी, हठी, जिद्दी और प्रभावित करने वाला होता है दूसरों को। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल बहुत ज्यादा मजबूत होना और व्यक्ति के प्रखर होने का प्रभाव दिख रहा है। जहां उत्तरायण में जन्मे होने से, मैंने कई बार आप लोगों को पहले भी ये बात बता रखी है कि उत्तरायण में जन्मे जो लोग होते हैं वो वस्तुतः उनकी कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव, जैसे चंद्रमा, जैसे शुक्र, जैसे गुरु, जैसे बुध, इनका प्रभाव बढ़ जाता है और वस्तुतः ये सारे ग्रह बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं दशाओं में, या फिर ऐसे भी जातक के जीवन में उनका प्रभाव शुभता का देखने को मिल जाता है। उत्तरायण में जन्मे होने से पिता के साथ संबंध और पिता का सुख व्यक्ति को मिलता है। पैतृक संपत्ति का लाभ व्यक्ति को मिल जाता है और इनका जन्म कृष्ण पक्ष शिशिर ऋतु में हुआ है, जिसके कारण काम में विलंब और शिशिर ऋतु पे शनि का आधिपत्य होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा मंद हो जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर शनि मजबूत होकर के बैठे हों तो कई बार वो कमजोरी से भी परिणाम देने लगते हैं, या फिर कई बार वो जहां जहां देखने लगते हैं उस भाव को प्रभावित भी करते हैं। ये तो बात आगे करूंगा। सोमवार को जन्मे है ये, इस वजह से व्यक्ति शांत है, झगड़ालू नहीं है और किसी भी तरीके से थोड़ा डरपोक भी हो जाता है। मतलब उसको ये डर सताए रहे कि मेरा कैसा होने वाला है, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए। तो जो ये प्रवृत्ति आपके दिमाग में बन रही होगी वो क्रमशः इसी के कारण बन रही होगी। यही वो कारण है जिसके कारण आप प्रायः थोड़े से डरपोक किस्म के भी हो सकते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आपके पास उत्तरायण का सूर्य है और शिशिर ऋतु में जन्मे हैं, तो मैं समझता हूं कि अपने भाग्य को और भी तीव्र गति से बढ़ाने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को और भी ज्यादा प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है कि उनकी आराधना और उनके नाम का सुमिरन, उनको याद करते रहिए। कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार ये बात बताया है पहले भी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास धन की स्थिति कमजोर नहीं होनी चाहिए और व्यक्ति धनवान है भी, धन की स्थिति कमजोर नहीं होती है और साथ ही साथ वो अनुभवी भी होता है। पुष्य नक्षत्र जहां व्यक्ति को राजसिक जीवन जीने वाला, राजा के सदृश और राजा के तुल्य जीवन का निर्वाह करने वाला, और साथ ही साथ ऐन्द्र योग में जन्मे होने से व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का होता है। अब बात यहीं पे अटकी है। उत्तरायण में जन्मे होने से पौरुषत्व बढ़ेगा। ध्यान से देखिए मेरी तरफ, मैं आप ही को दिखा रहा हूं और आप ही से बात कर रहा हूं। इधर देखिए, ऐन्द्र योग में जन्मे होने से व्यक्ति के अंदर कामुकता बढ़ेगी। और एक बात बताता हूं, व्यक्ति जब बुद्ध से प्रभावित हो जाए ना, तो शास्त्र के आधार पर, शास्त्रोक्त विधि से रति क्रिया का माहिर हो जाता है। वो जो उस पे कितने सारे ग्रंथ लिखे गए ना काम कलाओं पे, उसमें से माहिर हो जाता है और उसके अंदर उस चीज की बहुत ही प्रगल्भता बढ़ जाती है, आतुरता बढ़ जाती है। व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा कामुकता, मैंने ऐसे ही मिथुन लग्न के बारे में बहुत ही गंभीर बात जिसको कि समझने की आवश्यकता है। बुद्ध से प्रेरित, बुद्ध जो है वो सुगंधित इत्र के कारक कौन होते हैं? शुक्र होते हैं।
पर इसका जरा देखो ना, कितनी ज्योतिष कितनी विलक्षण बात है और कितने ये गंभीर, मतलब ये सतह की बात नहीं है। ज्योतिष जो विषय है ये सतह की बात नहीं है। सोच के देखिए कि शुक्र इत्र के कारक होते हैं, लेकिन उस इत्र को संगठित करने का काम बुध के कारक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो इत्र संगठित होकर के करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो बुध की है। और इत्र जब सुगंधित हो जाए और इत्र जब उसमें संगठित हो जाए तो वो काम पैदा करता है। और यही कारण है कि बुध से प्रेरित लोग कामुक ज्यादा होते हैं। और रोग, गुप्त रोग, जो गुप्त रोगों की अधिकता जो होती है वो वृश्चिक के चंद्रमा, वृश्चिक राशि का निर्माण जब जन्म कुंडली के छठे भाव में हो जाए तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति गुप्त रोगों की अधिकता रखने वाला हो जाता है। अब कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास इंद्रियों में कमजोरी जरूर होती है। अब एक बड़ी अद्भुत बात है जो थोड़ी सी बेहयाई वाली भी होगी, कि बड़ी गंभीर बात है, जरा ध्यान से समझना। आज की ही बात करता हूं, आज की बात। आज शनिवार, आज कौन सा वार है? सोमवार नहीं, आज सोमवार है, पर मैं ये जो कार्यक्रम बना रहा हूं ये रविवार को बना रहा हूं। आज रविवार मैं जब मंदिर से आ रहा था, मुझे रास्ते में एक लड़का मिला जिसकी शादी अभी ठीक होने वाली है। ये बात सामान्यतया मुझे बोल देने में कोई संकोच नहीं है और बोल देना चाहिए। वो मुझसे मिलते ही ये बात कहता है कि पंडित जी मैं गुप्त रोग से परेशान हूं और मेरी होने वाली है शादी। ये बात उसने कही। और आजकल के युवाओं के बारे में आप सोच के देखो कि कैसी स्थिति बनी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। और प्रायः इस तरीके की जो समस्या है वो आजकल के लोगों में बहुत ज्यादा है। मैं यूं बोलने में भरोसा ज्यादा करता हूं, शायद किसी को अच्छा लगा हो और किसी को ना लगा हो। आइए इधर लेके आता हूं। तो मैंने क्या बात कही कि शुक्र इत्र के कारक होते हैं और उसको संगठित करके संग्रहित करने का काम बुध करते हैं। इस वजह से बुध पे जो है वो काम कला का जो है वो पोषक भी कहा जा सकता है, बुध और शुक्र का मेल होना। और आगे भी बताऊंगा, बन के रहिएगा। इंद्र योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो इंद्रियों के सुख के पीछे भागने वाला, और राजा देवताओं के जो राजा इंद्र है ना, वो काम कला के माहिर कहे जाते हैं, क्योंकि उनके ही संरक्षण में कामदेव का जो है वो प्रभाव बढ़ता है, तो उसके वो मालिक हो जाते हैं। तो व्यक्ति राजसिक हो जाता है। और वाणिज्यकरण में जन्मे होने से ये तो अलग बात है, ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति वस्तुतः जो है वो अच्छा है, इसमें कोई कमजोरी नहीं, ये ठीक है। और इसमें मैं समझता हूं कि व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति का प्रभाव, विलक्षण प्रतिभा का धनी हो जाना और ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण संतुलन पैदा करने वाला और शुद्ध सात्विक होने का प्रयास वो करता है, पर चाह करके भी वो कई बार नहीं कर पाता है। आइए, ये तो बात इतनी सी रही। अब इनके सवाल मैं पढ़ के बता देता हूँ। जन्म कुंडली में कोई बुरा योग बन रहा हो तो उसका हल जरूर बताना। और मैं गुप्त रोगों से बहुत परेशान हो गया हूँ, इसका क्या कारण है? शरीर बहुत ही दुबला है, वजन बढ़ाने की बहुत दवाई लेने के बाद भी कोई असर नहीं है। मानसिक तनाव और तेज सिर दर्द, इसका उपाय विशेष रूप से समझा दीजिएगा। आयु बढ़ाने के लिए भी उपाय बताएं, इसका कोई उपाय नहीं है। मेरी शादी तलाक में बदल गई, क्या मेरी किस्मत में लिखा था? गुप्त शत्रु को कैसे मारे? धन संबंधी समस्या है, थोड़ा सा समस्या। ये तो चलो एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति है, पर इसको समझते हैं कि आखिर ऐसी बात बनती क्यों है और व्यक्ति इस तरीके से परेशान क्यों है। सबसे पहले पंचम भाव पे आते हैं। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और लग्नेश अगर बढ़िया बनेंगे तो अच्छी बात बनेगी। ये मंगल और बुध का यहाँ बैठना सबसे ज्यादा खतरनाक और भयावह स्थिति पैदा करेगा, ये ठीक नहीं है। लग्नेश का छठे भाव में जाना और मंगल के साथ बैठना जो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। लग्नेश का संबंध रोगेश के साथ बना और वही रोगेश बैठे, यही लग्नेश, अगर जो लग्नेश बैठे हैं अगर लाभ में बैठे होते और मंगल भी वही साथ में बैठे होते तो ये बात कही जाती कि लग्नेश लाभेश के साथ बैठे। होती ना बात, लग्नेश लाभेश के साथ बैठे, लेकिन अब लग्नेश किसके साथ बैठे हैं? रोगेश के साथ बैठे, क्योंकि रोगेश वही बैठ रहे हैं। और वृश्चिक राशि जब जन्म कुंडली के छठे भाव में बन जाती है तो व्यक्ति को गुप्त रोगों से या गुप्त रोगों में जाने का कारण एक बनता है, ये पहली बात। दूसरा कारण, जन्म कुंडली में सबसे पहले तो प्रवृत्ति ही रोग से युक्त हो गई, क्योंकि लग्नेश रोग में चले गए। और नक्षत्र जो है वो अनुराधा का है, जिसके अधिपति शनि जो है वो इस कुंडली में आयु तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली में शुक्र वीर्य के कारक उन पे चली जा रही है। तो शुक्र जो वीर्य के कारक होते हैं वो वस्तुतः पापक ग्रह से दृष्ट हो जाने के कारण वीर्य को
कमजोर कर देते हैं, या फिर वहां पे व्यक्ति जो है वो एक तरीके से एक ऐसी स्थिति जहां पे मैं उसको क्या कर सकता हूं, जैसे कमजोरीपन आ जाती है, ऐसे शुक्राणुओं में कमजोरीपन की स्थिति बनती है, सीधी सी बात, ऐसे ही कह दो, ऐसे ही कहूं और क्या कहूं। तीसरी बात कि जन्म कुंडली में सूर्य के साथ जब राहु बैठ जाते हैं, सूर्य के साथ जब राहु बैठ जाते हों और सप्तमेश, ध्यान से समझिएगा, सप्तम भाव के अधिपति जहां भी बैठे हों उस पे राहु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति गुप्त रोग से पीड़ित हो जाता है। ये 4 सूत्र मैंने बताया। पहले क्या बताया? लग्नेश रोग भाव में, और अगर वृश्चिक राशि का निर्माण जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बनता हो तो, और लग्नेश अगर रोगेश के साथ बैठे हो तो। साथ ही साथ दूसरी बात कि अगर शुक्र जो कि वीर्य के कारक होते हैं उस पे पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो केतु भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं, तो ये दूसरा। तीसरा कि अगर जन्म कुंडली के सूर्य राहु के साथ बैठ जाते हैं तो सूर्य पौरुषत्व के कारक होते हैं और व्यक्ति में काम की वृत्ति देते हैं, व्यक्ति के काम में आसक्ति बढ़ाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी काम करने की जो प्रबल क्षमता होती है वो उसमें वृद्धि देते हैं। सूर्य कमजोर तो वीर्य कमजोर, या फिर ये कह सकते हैं ये वैसे वो चीजें कमजोर होती है। तो सूर्य और राहु का यहां बैठना, उसके बाद सप्तम भाव के अधिपति आपकी कुंडली में जहां भी बैठे हो उस पे राहु की दृष्टि पड़ जाए या सप्तमेश राहु केतु के संपर्क में आ जाते हैं तो व्यक्ति को गुप्त रोगों से युक्त कर देते हैं। इसके पीछे ये 4-5 सूत्र मैंने बताया। अब इसको जरा ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि चंद्रमा जब जन्म कुंडली में किसी भी पाप ग्रह से युक्त हो जाते हो या परेशान हो जाते हो या पीड़ित हो जाते हो, पाप ग्रह से देख लिए जाते हो, तो भी इस कुंडली के लिए वो कमजोरी का कारण बन जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा सफेद होता है और वीर्य भी सफेद होता है। चंद्रमा और शुक्र दोनों मिलकर के इन सब चीजों के कारक माने जाते हैं जिसपे शनि की दृष्टि है। अब जरा ध्यान से समझिए, तो लग्न के अधिपति बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव और ये दारिद्र दोष पैदा कर रहे हैं। एकादशवें भाव के अधिपति का 6ठे में जाना दारिद्र दोष पैदा होता है, जिससे व्यक्ति में आर्थिक विपन्नता का माहौल खड़ा होता है। ये योग है और ये तब आपकी कुंडली में बनता है जब आपके इसके पीछे का 3 सिद्धांत बताता हूं। सबसे पहले आपकी कुंडली में बनने वाले योग, ध्यान से देखिए, आप लोग इधर उधर मत जाइए, मुझे देखिए। जन्म कुंडली में बनने वाले योग आपके पिछले जन्मों के किए गए कर्म के आधार पे बनते हैं, ये पहली बात है। उस योग के फल के प्राप्त होने का जो समय होता है वो आपके वर्तमान किए गए कर्म के आधार पर विकसित होता है। अगर काम करेंगे तो वो योग मिलेगा, उसका फल, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये 2 बातें जिसका निर्माण विंशोत्तरी और अष्टोत्तरी दशाओं के अंतर्गत या उस सिद्धांत के आधार पर मापा या तोला जाता है। ये इतनी सी बात है, ये 3 ही बात मूलतया होती है। तो योग तो बन गए। अब कहने का मतलब है कि ज्योतिष के सामने या ज्योतिषी के सामने ये जातक अपनी समस्या लेकर के आया, ज्योतिषी ने उस बात को घटित करके बता दी, पर समस्या यहां से शुरू हो जाती है और अंत भी यहीं पे हो जाती है कि आपने ज्योतिष से सीखा क्या? योग तो बने हैं, पर अगर हमारी वृत्ति बदल जाए, अगर हमारे काम बदल जाएं, अगर हमारे अंदर जो ये भावनाएं जो कूट कूट करके इंद्रियों में आसक्ति और निवृत्ति और प्रवृत्ति में कोई अंतर ना समझ में आए, जैसे इंद्रियों के सुख से निवृत्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इंद्रियों के सुख में प्रवृत्ति जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। प्रवृत्ति मतलब उसकी तरफ जाना, निवृत्ति मतलब उससे दूर जाना। सुख के पीछे भागेंगे तो सुख भागता रहेगा। अब एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। पैसे के पीछे भागो तो पैसा आपको भगाए, और भागो मत, चुपचाप बैठे रहो तो स्वतः ही वो आएगा। ये कर्म का सिद्धांत कहता है कि आपको भागना ही पड़ेगा, लेकिन वस्तुतः भक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि भागने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, भागने की कहीं आवश्यकता नहीं है। भक्ति के सिद्धांत को ही हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। वस्तुतः जब आप हार गए हैं तो बल है तो निस्संदेह भागिए। तो ये इतनी सारी चीजें यहां पे बनी हुई हैं, जहां शुक्र के ऊपर शनि और केतु का प्रभाव, सूर्य का राहु के साथ जाना, 6ठे भाव के अधिपति के साथ लग्नेश का बैठना, 7म भाव के अधिपति के ऊपर राहु का प्रभाव, और साथ ही साथ 8म भाव के अधिपति का 8म भाव में बैठना। और इस कुंडली के लिए शनि अच्छे होते हैं। इस कुंडली में अच्छे कौन नहीं होते? इस कुंडली में अच्छे नहीं होते चंद्रमा, मारक ग्रह के रूप में काम करते हैं,
और सहायक या द्वितीय मार्केश के रूप में दो केंद्रों के अधिपति होकर के केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाने के कारण गुरु इस कुंडली के दूसरे मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब पहला मारक चंद्रमा, दूसरे मारक गुरु। पर ये तो मारक हुए, तो किसको मार रहे हैं? तो जरा समझिए, ये मार रहे हैं चंद्रमा जन्म कुंडली में धन को धन के कारण चिंता पैदा करेंगे, पर वस्तुतः इनकी कुंडली में चंद्रमा पापक नहीं था और चंद्रमा जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में ही बैठा है। कहीं ना कहीं से व्यक्ति का काम कभी रुकेगा नहीं, पैतृक संपत्ति इतनी है या फिर आराम से व्यक्ति अपना जेनरेट कर देता है, उसको धन से संबंधित समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति स्वग्रही होकर के चंद्रमा को देख रहे हैं और उस चंद्रमा से पंचमस्त मंगल बैठे हैं। व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा से पंचमस्त मंगल का बैठना व्यक्ति को कई प्रकार से लाभ दे सकता है। चंद्रमा में मंगल, मंगल में चंद्रमा, और मंगल कभी भी आए, चंद्रमा कभी भी आए, व्यक्ति को लाभ हो सकता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो अब इनकी कुंडली में गौर करिए तो दूसरे मारक ग्रह के रूप में बन रहे थे गुरु, वो किसको मार रहे हैं? जन्म कुंडली में वो मार रहे हैं पराक्रम को, क्योंकि मारक ग्रह जहां बैठेगा उसको मारने का काम सबसे पहले करेगा। तो सबसे पहले तो जन्म कुंडली में पराक्रम को, पराक्रम कौन है? कम्युनिकेशन कौन है? जन्म कुंडली का तीसरा भाव, वहीं पे गुरु अकेले बैठे हैं और तीसरे भाव में गुरु का बैठना ठीक नहीं होता, इस वजह से ये ठीक नहीं है। तो यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में राहु के साथ तो व्यक्ति को जिद्दी, हठी, गुस्सैल और पराक्रमी तो बना रहे हैं, खटने वाला बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके पौरुषत्व और इनके आत्मबल को कमजोर भी कर रहे हैं। अब जरा डिग्री को देखिए तो 7 डिग्री के सूर्य और 16 डिग्री के राहु, जहां राहु आगे हैं और 7 डिग्री के पीछे। अब जरा वो आगे और पीछे का जो खेल बना हुआ है वहां पे भी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सूर्य मूल नक्षत्र में बैठे और राहु पूर्वाषाढ़ा में बैठ करके शुक्र जो है वो। अब एक बात और भी बताता हूं, बड़ी अद्भुत बात है। उसी सूत्र में से एक सूत्र यह भी है कि अगर पंचमेश राहु केतु के संपर्क में हो या पंचम भाव के अधिपति पे पापक ग्रह की दृष्टि हो या पंचम भाव में अकेले शुक्र बैठे हो, यह भी सिद्धांत है कि पंचम भाव में अकेले शुक्र बैठे हो तो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कन्या संतति का ही मालिक बनता है। और कन्या संतति कब होती है? कन्या संतति के पीछे का सिद्धांत ये कहता है, ज्योतिष शास्त्र की ये बात है, बताता हूं, याद से समझिएगा। 2 कुंडलियां होती हैं, बीज कुंडली और क्षेत्र कुंडली। ये बहुत गंभीर कार्यक्रम है, मैं समझा रहा हूं आज के युवाओं के लिए। बीज कुंडली और क्षेत्र कुंडली। बीज कुंडली, पुरुष की कुंडली को बीज कुंडली कहा जाता है और स्त्री जातिकाएं जो होती हैं, स्त्री की कुंडली को क्षेत्र कुंडली कहा जाता है। और वस्तुतः जब बीज कुंडली कमजोर पड़ जाती है, यानी कि शुक्र कमजोर पड़ जाते हैं, तो जातक स्त्री संतति ही खाली पैदा करता है। अब उसके पीछे का और भी विज्ञान कुछ हो सकता है, पर ज्योतिष शास्त्र तो यही बात करते हैं। दूसरी, अगर क्षेत्र कुंडली मजबूत पड़ जाती है, यानी कि उसकी कुंडली में मंगल और रज की स्थिति अच्छी बनी होती है, तो निस्संदेह जातक जो है वो स्त्री संतति पैदा करता है। वहां पे जो है वो पुरुष संतति के पैदा, अगर वो कमजोर, जैसे अगर बीज कुंडली कमजोर पड़ेगी और रज यानी कि क्षेत्र कुंडली अगर मजबूत पड़े तो पुरुष संतति कमजोर हो जाती है या पुरुष संतति नहीं पैदा करता, क्योंकि पुरुष का बल कम है, तो पुरुष संतति नहीं पैदा करके उसको स्त्री संतति ही प्राप्त होगी। दूसरे नंबर पे, अगर क्षेत्र कुंडली मजबूत हो जाए, मतलब स्त्री की कुंडली मजबूत हो जाती है संतान भाव के दृष्टिकोण से, तो वहां पे अब अगर वो कमजोर पड़ेगी तो पुरुष संतति के रूप में गर्भ ठहरता है। ये इसके पीछे का काम होता है, पर ये एक मूल बात है जिसके पीछे और भी सिद्धांत हैं, आगे कभी बताऊंगा। तो यहां पे ये समझने की बात हो, तो यहां पे पंचम भाव जो है वो जन्म कुंडली में जब शुक्र अकेले बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के, हालांकि यहां पे तो ये बात भी आती है कि 6 संततियों का व्यक्ति मालिक होता है, पर 6 की 6 स्त्री संततियां होती हैं। व्यक्ति पुत्र का मुख कई बार नहीं देख पाता, पर इस पे मैं उस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें जाने का मतलब अलग हो जाएगा। तो ये इतनी सी बात है। दूसरे नंबर पे आप शुक्र को और भी देख लेते हैं। विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, जहां व्यक्ति को अनुभव बहुत बढ़िया है, पर वो अनुभव उसके काम में नहीं आ रहा, क्योंकि राहु के साथ सूर्य के बैठे होने के और गुरु के ऊपर राहु के दृष्टिपात कर लेने से एक तो आत्मबल कमजोर हुआ और दूसरे उसके अनुभव या उसके ज्ञान को ग्रहण लग जाता है। और चंद्रमा के ऊपर शनि के दृष्टिपात कर लेने से व्यक्ति के मन को मशोष करके रहने वाले या मन को कमजोर करने का भाव जागृत होता है। पर इस कुंडली में एक जो सबसे अच्छी बात है वो मैं बताना चाहूंगा, जो जातक को एक तरफा बल देने के लिए काफी है। बुध वृश्चिक राशि के बैठे हैं
और यहाँ भी बुध जो है वो शनि के साथ बैठे हैं, यहाँ गुरु मंगल सूर्य एक साथ बैठे हैं। ये कर्म क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति होगी। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। और मैं आप सभी लोगों को, जितने भी जो मेरे दर्शक हैं, आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, जहां मैंने मंदिर वाली बात तो कही ही, पर आज फोन पे भी बात हो रही थी, जहां उनकी कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में बैठे थे और राहु 12वें भाव से बैठ करके शुक्र को देख रहे थे। मैंने एक बात कही, पता नहीं वो कहां के थे, पर थे कहीं के। मैंने बात कही कि आप अपने ऊर्जा का गलत इस्तेमाल ना करिए और वीर्य का संरक्षण करिए। मैं ऐसे ही सीधा बोला मैंने उनको, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल के युवाओं की। तो उन्होंने ये बात कही कि गुरुजी अगर आप सामने होते तो मैं तो आपके चरण पकड़ लेता। मैंने कहा है कि ये बात है, इसको आप कम करो, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं ये कई प्रकार से कमजोरी बना देते हैं, कमजोर कर देते हैं व्यक्ति को। कामाशक्ति में व्यक्ति लिप्त हो जाता है, कामाशक्त हो जाता है। ठीक यही स्थिति ये भी समझने की है कि हमें अपने आप को, जब कभी भी हमारे ऊपर काम का आवेग बढ़े, ये जो होता है ना, जैसे भावका आता है, जिसको हमारे यहाँ भोजपुरी में गांव में भवका बोलते हैं। काम का आवेग इतना प्रबल होता है कि जब आए तो बड़ा प्रचंड आता है। इसको शांत करने का एक बड़ा ही साधारण सा उपाय बताता हूं, बहुत साधारण। तीव्र श्वास लेकर के 30 सेकंड तक उसको रोक लीजिए और रोकने के बाद मुंह से श्वास को भक्त से छोड़ दीजिए। तुरंत भगवान की कृपा मिल जाती है, ईश्वर तुरंत सामने आ जाते हैं, मतलब सामने से वो काम का आवेग शांत हो जाता है। ये सबके लिए बता रहा हूं, इस कार्यक्रम को जरूर फैला देना। और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको बात बताता हूं, काम का आवेग बढ़े, जब भी बाजार में हो, रास्ते में हो, घर में हो, बिस्तर पे हो, दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी तरीके से अगर काम बढ़ रहा है और उसका असर आपके अंगों पे पड़ रहा है, तो तुरंत ही श्वास तीव्र लीजिए और श्वास लेकर के मुंह और नाक बंद कर दीजिए। 30 सेकंड या जितनी देर तक उसको अपने पास रखना चाहते हैं अंदर रखिए और उसके बाद उसको भक्त से छोड़ दीजिए। फिर वो स्वतः ही शांत हो जाता है और भगवान बजरंगबली की पूजा उपासना करने से इससे हमें छुटकारा मिल जाता है। हे बजरंगबली, आपके उस बल का हमें थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। वो जो आपके पास बल है उसकी थोड़ी सी जो है वो बल की स्थिति मुझे भी मिल जाए, ताकि मैं अपने इस कमजोरी पे विजय प्राप्त कर सकूं। क्योंकि ये इसका जो संरक्षण होता है वो वस्तुतः व्यक्ति के जो है वो क्या बोलते हैं, अप्लाई पावर को बढ़ाने वाला होता है, बुद्धि के विकसित होने का, वाणी के प्रभाव का, चेहरे पे तेज का। आपके पास लक्ष्मी संपन्न अगर बनना चाहते हैं, लक्ष्मी का जो है वो पुत्र बनना चाहते हैं, तो निसंदेह वीर्य को संरक्षित करने की बारी है। और आजकल के युवाओं में तो ये भारी बीमारी है, भारी बीमारी है, मतलब सब लोग लगभग इससे परेशान हैं। 70 से 100% भी कह दूं तो भी कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। इस विषय पर खुल करके बात करने की बारी है और निसंदेह ये बात बहुत ही गंभीर है। तो मैं ये बात कहता हूं कि वस्तुतः ये स्थिति बनती है, पर ये तो चलो एक ठीक है, अब इसको बहुत ज्यादा लंबा क्या करूं। तो यहाँ चंद्रमा और राहु उच्च के यहाँ बैठे व्यक्ति अपना खुद का रोजगार भी स्थापित कर सकता है। यहाँ पे जो स्थिति बनी है, केंद्र के चारों घर बढ़िया, तो दाम्पत्य में स्थिति कमजोर नहीं है, पर यहाँ राहु सिंह के शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं। कुंडली मिलाकर के विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। राहु शनि मंगल तो नहीं है, पर हाँ एक बात है कि गुरु का प्रभाव यहाँ देख रहा है, तो कुछ चीजें ठीक भी बन रही हैं। चंद्रमा आगे बैठे हैं राहु के, ये ठीक थोड़ा होगा। यहाँ मंगल और केतु का प्रभाव, थोड़ी सी समस्या यहाँ भी बन रही है, पर वस्तुतः ठीक ही है। मैं उसे बहुत ज्यादा कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि वो कम से कम कर्म क्षेत्र से व्यक्ति को युक्त रखेंगे। आपकी कुंडली में भी दशा जो चल रही है, एक बात और बताता हूँ, ये जो आपको समस्या हुई है वस्तुतः ये बुध की दशा में ज्यादा बढ़ी हुई है। अब ये खत्म भी हो जाएगी 2023 के जनवरी तक, और उसके लिए मैं आपको उपाय अलग से भेजूंगा, मैं उसे यहाँ नहीं बताऊंगा। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। अब 2-3 चीजें और भी बता दूं, अब तो ये कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया, मुझे गीता जी का श्लोक का अर्थ भी बताना है। अब वस्तुतः इस कुंडली में मैं इतनी बात कहूंगा कि उपाय मैं भेजूंगा और आपसे फोन पे बात भी करूंगा। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। इनकी कुंडली पे तो चर्चा थोड़ी कम ही कर पाया हूं, पर फिर भी कुछ बता देता हूं। देखिए एक बात बताता हूं, सूर्य जिस अवस्था में बैठे हैं वो 50% का परिणाम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पराक्रम का फल आधा मिल रहा है, और वो और भी कमजोर तब हो जाता है जब राहु उसके संपर्क में आ जाते हैं। वस्तुतः गुरु की दृष्टि यहाँ है तो दाम्पत्य टूटे नहीं, पर व्यक्ति को दैनिक आय में गुरु का लाभ जरूर मिल जाता है, गुरु के प्रभाव से वो चीजें मिल जाती है।
चंद्रमा जो बैठे हैं जिस डिग्री पे, उसके आधार पर वो बहुत ही कमजोर परिणाम कर रहे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति का इम्यून और व्यक्ति के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है वो कमजोर होता है। एक जगह पे टिक करके काम ना करने की प्रवृत्ति कई बार बदल जाती है और बार बार वो बदलती रहती है, ऐसी स्थिति बनती है। मंगल जो है वो 50% का परिणाम दे रहे हैं, मतलब वो भी आधा, जो कि आपकी कुंडली में लाभ और ऋण के अधिपति हैं। ऋण से संबंध बहुत ज्यादा मत रखिएगा, धन का लेन देन कम करिएगा, ऐसी स्थितियां बनती हैं। पर शत्रु वगैरह से आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि बुध वर्गोत्तम होकर के बैठे हैं, जहां वो कर्म क्षेत्र में हमेशा आपके साथ रहेंगे। बुध से संबंधित आप कारोबार भी कर सकते हैं, कई प्रकार से कारोबार, पर उस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। बुध जन्म कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, यानी कि अवस्था उनकी डिग्री में 15 डिग्री के हैं, युवावस्था के हैं, तो अपना 100% वो परिणाम कर रहे हैं। और वस्तुतः उन्होंने ही आपको बचा करके भी रखा है। अष्टम भाव में शनि हो और चंद्रमा पे उनकी दृष्टि हो जाए, जो कि मारक बनता हो, अगर और बन भी रहे हैं, तो व्यक्ति को कई बार रोग से युक्त जीवन दे देते हैं। लेकिन हमें अपना साहस नहीं खोने की आवश्यकता है। सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गणपति संकटनाशक स्तोत्र का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या सोते समय गीता जी का अध्ययन। अपने आप को शरणागति अगर किसी की धारण करनी है तो गीता जी की शरणागति बहुत ज्यादा लाभ देती है। तो बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो वो भी कमजोर ही है। शुक्र आपकी कुंडली में मृतप्राय हो रहे हैं, ये प्रभाव थोड़ा और भी कमजोर हो जाता है, जो व्यक्ति को यौन रोग, यौन से शोषित या यौन से पीड़ित ऐसी स्थितियां बना देते हैं। शनि 25% का परिणाम कर रहे हैं, या फिर कमजोर थोड़े से। राहु और केतु आपकी कुंडली में प्रबल होकर के मजबूती से अपना परिणाम कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली को कमजोर भी कर रहे हैं। तटस्थ होकर के बैठे हैं, न तो बहुत ज्यादा अच्छे न तो बहुत ज्यादा बुरे, पर जितना भी वो परिणाम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कर रहे हैं। तो अगर बुरा भी करेंगे तो पूरा बुरा करेंगे, अच्छा भी करेंगे तो पूरा अच्छा करेंगे। उनकी दृष्टि ठीक नहीं है, उनकी दृष्टि यहां के लिए ठीक है, उनकी दृष्टि यहां के लिए थोड़ी कमजोर है। गुरु की दृष्टि यहां के लिए लाभदायक, दाम्पत्य, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, इन सब चीजों का सुख कमजोर नहीं होता, पर वो एक अद्भुत बात होगी। गुरु की दृष्टि यहां के लिए सामान्य और गुरु की दृष्टि यहां के लिए लाभदायक। एकादशवें भाव के अधिपति का छठे में जाना दारिद्र दोष, शनि का चंद्रमा को देख लेना, एक कम अलग तरीके की कमजोरी पैदा कर देना। और नवांश कुंडली में इतने सारे प्रभाव, चंद्रमा का छठे में जाना, गुरु की दृष्टि है, तो ये चीजें संभल जाती है। इतनी सी बात है। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। अब आइए कार्यक्रम के तीसरे चरण में आपको गीता जी के 9वें अध्याय के 15वें श्लोक का अर्थ बता देता हूं। जो मेरे विराट स्वरूप का ध्यान करके निरंतर मेरा चिंतन और मनन करता है, वो साक्षात मुझे ही पा लेता है, या मैं उसे अपने आगोश में बिठा लेता हूं और साक्षात वो मुझे प्राप्त कर जाता है या प्राप्त हो जाता है। जो हमेशा ही मेरा ध्यान और स्मरण करता रहता है और मुझे भजता रहता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, उनकी कुंडली का, उनके सवाल का उत्तर बता देता हूं। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में तारकेश्वर जी के सवाल का उत्तर, इन्होंने पूछा मेरे लिए कौन सा व्यवसाय ठीक रहेगा। श्रीमान आपकी कुंडली 1986 की है, छतरपुर उड़ीसा, और मेष लग्न की कुंडली, और इस कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपको शनि से संबंधित कोई भी काम कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर किसी भी ग्रह को चुनना होगा तो आप मंगल को चुन लेना, यानी कि शनि और मंगल से संबंधित आप कोई भी कारोबार उठा लेंगे तो चल जाएगा, जिसमें हार्डवेयर, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें जमीन, जिसमें मोटे जो काम, जो मशीनरी के काम होते हैं, वो पेंट, गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट, मैंने बताया बिल्डिंग मटेरियल। और उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर व्यवसाय आपका ठीक है, क्योंकि नवांश कुंडली में शनि उच्च के हो जा रहे हैं और व्यापार भाव के अधिपति अपने मित्र के साथ बैठ करके व्यापार को बल दे रहे हैं। मंगल से संबंधित और शनि से संबंधित पहले नंबर पे शनि, दूसरे नंबर पे मंगल। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज के कार्यक्रम को जरूर फैला दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं स्वयं ये चाहता हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूं कि प्रत्येक युवा वर्ग कम से कम इस चीज पे नियंत्रण स्थापित करे और अपने आप को पौरुषत्व और मजबूत इच्छा शक्ति का एक प्रगाढ़, बढ़िया जो है वो श्रेष्ठ पुरुष बने, क्योंकि उसके हमारे समाज को आवश्यकता है, उसी की आवश्यकता है। दीनहीन पुरुष की आवश्यकता नहीं है। जो बब्बर हो, मजबूत हो, जो शासक हो, जो प्रबुद्ध हो, जो मजबूत हो, जो श्रेष्ठ बने, जिसके चेहरे और ललाट चमक रहे, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। ये मरे हुए और दबे हुए, कुचले हुए, जो काम से पीड़ित और काम से आसक्ति में जो लिप्त हैं, ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं।
प्रेम जरूरी है पर काम जरूरी नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।